आप अपने एनसीटी लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है द मुगल एम्पायर। हम जानते ही हैं कि किसी भी लार्ज टेरिटरी को, जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही ले ले, जिसमें बहुत तरह के डाइवर्स तरह के लोग रहते हैं, उनके कल्चर डाइवर्स तरह के हैं, इसको रूल करना बहुत ही मुश्किल माना जाता था और खासकर मिडिल एजेज में तो और मुश्किल माना जाता था। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में हम क्या देखते हैं कि जो मुगल हैं पिछले रूलर्स के कंपैरिजन में काफ़ी लंबे समय तक रूल कर पाते हैं, जो कि देखने से लगता था कि काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए ही ये पॉसिबल है। मुगल्स ने 16th सेंचुरी के लेटर हाफ से अपने किंगडम को एक तरह से एक्सपैंड करना स्टार्ट किया आगरा और दिल्ली से, और 17th सेंचुरी तक आते आते उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट को लगभग कंट्रोल कर लिया था। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर था और आइडिया था जो गवर्नेंस का, वो इतना अच्छा था कि वो बहुत ही लंबे समय तक टिक पाए। और उन्होंने जो पॉलिटिकल लेगेसी छोड़ी है वो आने वाले रूलर के लिए एक तरह से मिसाल है, और वो इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। आज जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है दिल्ली में रेड फोर्ट पे जो है हर साल जो है नेशन को एड्रेस करते हैं इंडिपेंडेंस डे पर। ये वही जगह है जो कि मुगल एम्पायर का रेसिडेंस हुआ करता था। इसी से आप समझ सकते हैं कि मुगल रूल को जानना कितना इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी हमें मज़ा आएगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मुगल कौन थे, फिर हम मुगल्स का मिलिट्री कैंपेन देखेंगे, फिर हम बहुत सारे मुगल एम्पायर के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कौन से मेजर कैंपेन किए थे, कौन से इवेंट्स किए थे। फिर हम मुगल का ट्रेडिशन देखेंगे सक्सेशन का, जो कि पहले के राजाओं से थोड़े से अलग थे। फिर हम मुगल का रिलेशन देखेंगे कि दूसरे रूलर के साथ कैसे थे। फिर हम देखेंगे कि मानसबदार और जागीरदार कौन थे, उनमें क्या सिमिलरिटी थी, उनमें क्या डिफरेंसेस थे। फिर हम जब्त और जमींदार टर्म को समझेंगे। फिर हम अकबर की पॉलिसीज़ देखेंगे, और फाइनली हम देखेंगे कि मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी में कैसा था और उसके बाद क्या हुआ। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और हम सबसे पहले जानेंगे कि मुगल कौन थे। ये जो मुगल थे ये डिसेंडेंट थे दो ग्रेट लीनिएजेज के, मतलब ये वंशज थे दो महान, अगर हम बात करें वंश के। अगर हम मदर साइड से बात करें तो ये डिसेंडेंट थे चेंगीज खान के, जो कि रूलर था मंगोल ट्राइब का, चाइना का और सेंट्रल एशिया का, और ये 1227 में मर गया था। अगर हम फादर साइड से बात करें तो ये सक्सेसर थे तैमूर के, जो कि रूलर था ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की का, और ये जो है 1404 में मर गया था। हालांकि क्या हम देखते हैं कि मुगल जो है वो पसंद नहीं करते थे कि उन्हें कोई मुगल या मंगोल बोले, क्योंकि चेंगीज़ खान का जो एक तरह से मेमोरी की अगर हम बात करें तो वो एसोसिएटेड था मैसेकर से, मतलब कि कत्लेआम से, बहुत सारे बेगुनाह लोगों का कत्लेआम से एक तरह से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो इसका लिंक था उज्बेक से, उनका जो मतलब मंगोल का जो कंपिटिटर होते थे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मुगल्स को तैमूर का एक तरह से अगर हम बात करें वंशज कहलाना बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता था। वो इसलिए क्योंकि उनके जो ग्रेट एंसेस्टर थे उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया था 1398 में। वो जो थे इस वंशक्रम को एक तरह से सेलिब्रेट करते थे पिक्चर के थ्रू। प्रत्येक रूलर क्या करता था कि अपना एक पिक्चर बनवाता था तैमूर के साथ। हम इस फिगर को देख सकते हैं, ये एक ग्रुप फोटोग्राफ लग रहा है। इसमें जो है तैमूर है, उसके डिसेंडेंट है और मुगल एम्पायर है। अब हम बात करेंगे मुगल का मिलिट्री कैंपेन के बारे में। बाबर जो था, जो कि फर्स्ट मुगल एम्पायर था, जिसने रूल किया था 1526 से लेकर 1530 के बीच में, इसे जो है थ्रोन मिला था फरगना का 1494 में, जब ये एक तरह से मतलब हम बात करें तो मात्र 12 साल का था। इसे बाद में जाके फोर्स किया गया कि अपने एंसेस्ट्रल थ्रोन को जो है एक तरह से छोड़ दे, क्योंकि जो है उज्बेक ने क्या किया था, एक तरह से आक्रमण कर दिया था, जो कि वो भी अगर हम बात करें तो मंगोल ग्रुप था। काफ़ी साल इधर उधर घूमने के बाद फाइनली जो है उसने जो है काबुल को सीज किया था 1504 में। फिर आगे जाके 1526 में इसने एक तरह से सुल्तान जो था दिल्ली का, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, उसको जो है हरा दिया पानीपत की लड़ाई में, और उसने जो है दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया। अगर हम मुगल का कैंपेन देखें तो हमें साफ पता चलता है कि जो अफगान थे इसके इमीडिएट थ्रेट थे। तो चलिए अब हम जितने भी मुगल एम्पायर थे उनके मेजर कैंपेन के बारे में जानते हैं और उनके समय में क्या क्या इवेंट्स हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर का, जिसने रूल किया था 1526 से लेकर 1530 के बीच में।
बाबर ने 1526 में जो है इब्राहिम लोदी और उसके जो अफगान सपोर्टर थे उसको हरा दिया था पानीपत की लड़ाई में। फिर 1527 में अगर हम बात करें तो उसने जो है राणा संगा को हरा दिया, जो कि एक राजपूत रूलर था, और उसके एलाइज को भी। कहाँ पर? खौनुआ में। फिर 1528 में अगर हम बात करें तो इसने जो है राजपूत को हरा दिया था चंदेरी का, और मरने से पहले जो है इसने जो है कंट्रोल कर लिया था आगरा और दिल्ली पर। तो ये तो थी बाबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में, जो कि बाबर का बेटा था। हुमायूं ने जो है वो रूल किया था 1530 से लेकर 1540 के बीच में, और फिर जो है 1555 से लेकर 1556 के बीच में। हुमायूं को थ्रोन मिलने के बाद जो है उसने पिता के विल के अनुसार जो है उसने अपने भाइयों को जो है एक एक प्रोविंस दे दिया। लेकिन उसके भाई जिसका नाम था मिर्जा कामरान, उसके एम्बिशन के कारण जो है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया अफगान कंपटीटर के सामने, जिसके कारण हम देखते हैं कि शेर खान जो है उसे हरा देता है चौसा की लड़ाई में हुमायूं को, और कनौज में भी, और उसको फोर्स करता है कि वो वहाँ से भाग जाए ईरान की तरफ। ईरान में जाके जो है हुमायूं जो है वो हेल्प लेता है सफाविद शाह का, और फाइनली आके जो है रिकैप्चर करता है दिल्ली को 1555 में। लेकिन वो अगले ही साल जो है वो मर जाता है एक एक्सीडेंट में, बिल्डिंग के से मतलब गिर जाता है नीचे। तो हुमायूं के बाद आता है उसका बेटा अकबर, जो कि मात्र 13 साल का था जब वो एम्पायर बन जाता है। हम अकबर के अगर हम शासनकाल को देखें तो इसे 3 पीरियड में बांट सकते हैं। पहला पीरियड हम देखेंगे 1556 से लेके 1570 तक। इस काल में हम देखते हैं कि अकबर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है बैरम खान से, और भी बहुत सारे जो मेंबर थे डोमेस्टिक स्टाफ उनसे भी वो इंडिपेंडेंट होता है और अपना खुद से डिसीजन लेना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो इंडिपेंडेंट होता है वो मिलिट्री कैंपेन लॉन्च कर देता है, सबसे पहले सूरीज के खिलाफ, फिर अफगान्स के खिलाफ, फिर जो है अपने आसपास के किंगडम जैसे कि मालवा और गोंदवाना के खिलाफ, और फाइनली जो है वो सप्रेस करता है रिवॉल्ट जो कि उसका आधा भाई मिर्जा हाकिम के खिलाफ, और फाइनली जो है वो उज्बेक के खिलाफ भी अगर हम देखें तो रिवॉल्ट को एक तरह से सप्रेस करता है। फिर 1568 में हम देखते हैं कि सिसोदिया कैपिटल जो था चित्तौड़ का उसको सीज कर लेता है। फिर 1569 में जो है रणथंभौर को हम देखते हैं कि उसको सीज कर लेता है। तो ये बहुत ही हम देखते हैं कि मिलिट्री कैंपेन बहुत ही तेज़ी से इसका आगे बढ़ता है। अगर अकबर के हम शासनकाल का दूसरा पीरियड अगर हम देखें तो वो है 1570 से लेके 1585 के बीच में। इसमें क्या किया था, उसने मिलिट्री कैंपेन जो है गुजरात में किया था, उसके बाद जो है उसने ईस्ट में जाके बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में किया था। और ये सारे जो अगर हम बात करें कैंपेन तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि 1579 से लेके 1580 के बीच में रिवॉल्ट हुआ था मिर्जा हाकिम के सपोर्ट में। इसके कारण जो हम देखते हैं कि कैंपेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। अगर हम अकबर के पीरियड का अगर हम बात करें, तीसरा पीरियड अगर हम देखें तो वो था 1585 से लेके 1605 के बीच में। इसमें क्या हुआ कि अकबर एम्पायर का बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। अब जो है कैंपेन को जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ लॉन्च किया गया। वहाँ पर जाके जो है खंडर को एक तरह से सीज कर लिया गया सफाविद से, फिर कश्मीर को एक तरह से कैप्चर कर लिया गया हम देखते हैं, और उसके अलावा काबुल को भी, जैसे ही जो है मिर्जा हाकिम का डेथ हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंपेन जो है दक्कन की तरफ स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पर जो है बेरार, खंडेश और जो है पार्ट जो है अहमदनगर का उसको जो है अनेक्ट कर लिया जाता है। फिर हम लास्टली देखते हैं कि अकबर का जो शासनकाल का आखिरी समय आता है तो उस समय जो है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि जो प्रिंस सलीम था वो एक तरह से बगावत कर देता है, जो कि बाद में फ्यूचर एम्परर जहांगीर था। तो अब हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में, जिसने रूल किया था 1605 से लेके 1627 के बीच में। मिलिट्री कैंपेन जो अकबर ने स्टार्ट किया था वो इसको कंटिन्यू करता है। सिसोदिया रूलर जो कि मेवाड़ के अमर सिंह थे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं मुगल सर्विस को। फिर जो है इसका कैंपेन होता है सिख के खिलाफ, अहोम के खिलाफ और अहमदनगर के खिलाफ, लेकिन ये जो है उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। प्रिंस खुर्रम जो कि फ्यूचर एम्परर शाहजहां था, वो जो हम देखते हैं इसके आखिरी समय में, मतलब आखिरी शासनकाल में हम देखते हैं मतलब एक तरह से बगावत कर देता है। और हम देखते हैं कि नूर जहां जो कि जहांगीर की मतलब वाइफ थी, वो इसको मतलब कि एक तरह से प्रिंस खुर्रम जो कि फ्यूचर एम्परर शाहजहां था उसको मार्जिनाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो अब हम बात करेंगे शाहजहां के बारे में,
जिसने रूल किया था 1627 से लेके 1658 के बीच में। मुगल कैंपेन जो कि दक्कन में चल रहा था शाहजहां के अंदर में, उसे जो है शाहजहां कंटिन्यू रखता है। फिर हम क्या देखते हैं कि जो अफगान नॉवल था जिसका नाम था खान जहां लोदी, वो एक तरह से बगावत कर देता है और फाइनली जो है उसे हरा दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाहजहां जो है वो कैंपेन लॉन्च कर देता है अहमदनगर के खिलाफ। फिर जो है वो बुंदेलास को हरा देता है और ओरछा को सीज कर लेता है। फिर जो है वो अपना कैंपेन जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलाता है और उसका जो है कैंपेन रहता है कि हम सीज कर लेंगे बाल्क को उज्बेक से। ये जो है अनसक्सेसफुल हो जाता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि खंडहर जो कि एक तरह से पहले ही अनेक्स कर लिया गया था, वो जो है वो लॉस कर जाता है साफविद को फिर से। लेकिन इन सब सेटबैक से भी वो हार नहीं मानता है और वो फाइनली जो है 1632 में हम देखते हैं कि अहमदनगर को फाइनली अनेक्स कर लिया जाता है और बीजापुर को एक तरह से फोर्स कर दिया जाता है कि तुम जो है पीस के लिए मान जाओ। फिर हम देखते हैं कि 1657 से लेकर 1658 के बीच में जो है एक कन्फ्लिक्ट होता है, मतलब कि कौन अगला जो है एक तरह से मतलब एम्पायर बनेगा शाहजहां के बेटों के बीच में। इन सब में बेटों में अगर हम बात करें तो औरंगजेब जो है वो जीत जाता है और जो है उसके 3 भाई जो थे, जिसमें हम बात करते तो दारा सिको भी था, उसे जो है मार दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाहजहां को जो है वो जेल भेज दिया जाता है अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए। कहाँ पर? आगरा में। अब हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में, जिसने रूल किया था 1658 से लेके 1707 के बीच में। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो है अहोम को ये डिफीट कर देता है, मतलब हरा देता है 1663 में। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये जो अहोम्स होते हैं ये फिर से बगावत कर देते हैं 1680 में। इनसे निपटने के बाद हम देखते हैं कि कैंपेन जो है नॉर्थ वेस्ट में जो है यूसुफ जई के खिलाफ ये मतलब कि अपना एक तरह से कैंपेन स्टार्ट करता है और सिख के खिलाफ, जो कि थोड़े समय के लिए सक्सेसफुल होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुगल जो है वो इंटरवेंशन करते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स में, जो कि राठौड़ राजपूत के होते थे, मरवाड़ के। उसमें चूंकि इसने जो है एक तरह से उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में एक तरह से इंटरवीन कर दिया था, जिसके कारण जो है वो लोग इसके खिलाफ मतलब बगावत कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया जाता है मराठा चीफ्टेन के खिलाफ, मतलब शिवाजी के खिलाफ, जो कि इनिशियली तो हम देखते हैं कि काफ़ी सक्सेसफुल होता है। लेकिन जब औरंगजेब जो है इंसल्ट कर देता है शिवाजी को, तब वो भाग जाता है आगरा से। और वहाँ से भागने के बाद वो डिक्लेयर करता है अपने आप को कि वो इंडिपेंडेंट किंग है और वो जो है फिर से कैंपेन पर वापस आ जाता है मुगल के खिलाफ। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस अकबर, जो कि उसका सबसे छोटा बेटा था, वो है बगावत कर देता है औरंगजेब के खिलाफ और वो जो है सपोर्ट कहाँ से लेता है? मराठा और दक्कन सल्तनत से। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता है और फाइनली जो है उसे भागना पड़ता है साफाविद ईरान में। चूंकि इस अकबर के बगावत में हम देखते हैं कि दक्कन सल्तनत का भी एक तरह से हाथ था, तो अकबर क्या इसके बाद क्या करता है, औरंगजेब जो होता है वो अपना आर्मी भेजता है दक्कन सल्तनत के खिलाफ। उसके बाद हम देखते हैं कि बीजापुर को जो है अनेक्स कर लिया जाता है 1685 में। उसके बाद फिर गोलकोंडा को अनेक्स कर लिया जाता है 1687 में। इसके बाद हम देखते हैं कि 1698 से औरंगजेब जो है पर्सनली जो है कैंपेन को मैनेज करता है दक्कन में मराठास के खिलाफ, जो कि गुरिल्ला वार स्टार्ट कर देते हैं। औरंगजेब को जो है इसके अलावा जो है और भी रिबेलियन देखने को मिलता है, जैसे नॉर्थ इंडिया में सिख, जाट और सतनामीज के द्वारा। इन नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखते हैं तो अहोम के द्वारा, और दक्कन में हम देखते हैं मराठा के द्वारा। और जैसे ही इसकी मौत होती है फिर से वही हाल हो जाता है और इसके बेटों के बीच में एक तरह से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है कि कौन अगला मतलब एक तरह से राजा बनेगा। अब हम बात करेंगे मुगल ट्रेडिशन की सक्सेशन में। तो ये जो मुगल थे, ये रूल ऑफ प्राइमेगनेच्योर जो होता है, जिसमें होता है कि बड़ा बेटा ही एक तरह से मतलब रूल करेगा या फिर मतलब एक तरह से जो पिता का सत्ता है वही संभालेगा, इस बात पे ये बिलीव नहीं करते थे। इसके बदले जो है ये फॉलो करते थे मुगल और तिमुरिद कस्टम, जिसे बोलते हैं कोपार सेनरी इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि पिताजी का सत्ता होगा या फिर जो पिता का मतलब कि एक तरह से रूल होगा, वो एक तरह से जितने बेटे होंगे उसमें बराबर तरीके से बांट दिया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि मुगल के आने से एक नया कंसेप्ट आता है जिसका नाम है कोपार सेनरी इनहेरिटेंस। अब हम बात करते हैं कि मुगल का रिलेशन कैसा था दूसरे रूलर के साथ। तो हम लोगों ने टेबल में पहले ही देख चुके हैं कि मुगल जो है कैंपेन उसके खिलाफ जनरली स्टार्ट करते थे, जो कि रिफ्यूज कर देता था अथॉरिटी मानने से मुगल को। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे मुगल जो है बहुत ही पावरफुल हो जाता है, दूसरे रूलर भी जो है अपनी खुशी से जो है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले ले तो राजपूत, वो जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हैं वो मैरिड करते हैं, मतलब कि शादी करते हैं अपनी बेटियों का मुगल फैमिलीज़ में,
और हाई पोजीशन को एक तरह से रिसीव करते हैं इसके बदले में। जहांगीर की जो माँ थी वो एक कछवा मतलब कि प्रिंसेस थी, जो कि मतलब बेटी थी किसकी, एक राजपूत रूलर जो कि अम्बेर का था। ये वही अम्बेर है जिसे मॉडर्न डे अभी हम जयपुर बोलते हैं। अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो जो शाहजहां की माँ थी वो भी एक राठौड़ प्रिंसेस थी और एक राजपूत रूलर की बेटी थी। कहाँ की, मारवाड़ की, जो कि भी जोधपुर है। तो इस तरह से हमें काफ़ी एग्जाम्पल मिल जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे जो राजपूत फैमिली थे वो रेसिस्ट भी करते थे, मतलब नहीं मानते थे। इन्हीं में से एक था सिसोदिया राजपूत, जिसने जो है मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था बहुत ही लंबे समय के लिए। हालांकि हम देखते हैं कि जब वो हार गया तो भी मुगल ने उसे मतलब गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया, उसे बहुत ही एक तरह से इज्जत दिया और उनका लैंड जो है एक तरह से वापस किया एज अ असाइनमेंट। हम देखते क्या है कि मुगल ने केयरफुल बैलेंस बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें वो किसी को भी हराते थे तो उसमें उस किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करते थे अपने ओपोनेंट को। इससे क्या हुआ कि उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही राजाओं पर, बहुत सारे चीफ्टेन पर, मतलब कि इन सब का जो मुखिया होता था इन पर जो है इसका असर दिखने लगा था। हालांकि हम देखते हैं कि इस बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ही लंबे समय तक बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हम देखते हैं कि औरंगजेब जो है इंसल्ट कर देता है शिवाजी को। तो पहले के ये जो राजा होते थे ये इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। तो हम देखते हैं कि इसे मेंटेन करना भी मुश्किल था, लेकिन इन्होंने एक मतलब बैलेंस करना सीख लिया था। अब हम बात करेंगे कि ये मनसबदार और जागीरदार कौन थे, इनके बीच में क्या सिमिलरिटी या डिफरेंसेस थे। जैसे जैसे एम्पायर जो है बढ़ने लगा, इसको मतलब एक तरह से बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को एक तरह से भर्ती किया जाने लगा। शुरुआत में उनके पास था तुर्किश नॉबल्स, जिन्हें तुरानीस बोला जाता है। इसके बाद उन्होंने इंक्लूड करना स्टार्ट किया ईरानियन को, इंडियन मुस्लिम को, अफगान्स को, राजपूत को, मराठास को और भी बहुत सारे ग्रुप को जो है एक तरह से इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया अपने एक तरह से आर्मी में। जो भी लोग एक तरह से, अगर हम बात करें मुगल सर्विस को एक तरह से ज्वाइन करते थे, उन्हें इनरोल किया जाता था एज ए मनसबदार्स। मनसबदार टर्म का मतलब होता था कि एक इंडिविजुअल जो कि होल्ड करेगा एक मानसब। मानसब का मतलब होता है एक पोजीशन या रैंक। ये एक तरह का मतलब हम बात करें तो ग्रेडिंग सिस्टम था, जिसको मुगल्स यूज करते थे ताकि वो फिक्स कर सके रैंक को, सैलरी को, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो ये उनका एक तरीका था। किसी का भी रैंक और सैलरी जो है ये डिटरमाइन होता था एक न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा, जिसे जाट बोला जाता था। जितना ज़्यादा जाट का मतलब एक तरह से वैल्यू होगा, जितना ज़्यादा वो हाई होगा, उतना ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस जो है नोबल का पोजीशन होगा कोर्ट में, और उतना ही ज़्यादा उसका सैलरी होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी नोबल अगर मान लीजिए उसका 5000 जाट है, इसका मतलब वो रैंक में हाइयर होगा 1000 वाले मतलब कि जाट से। और ये हमें अकबर के रिग में देखने को मिलता है कि लगभग 29 मनसबदार थे जिनका रैंक था 5000 जाट। और ये नंबर हम देखते हैं कि समय के साथ बढ़ते जाता है, क्योंकि औरंगजेब तक पहुंचते पहुंचते ये जो है 79 तक पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन मनसबदार का मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था। तो इन्हें क्या करना पड़ता था कि मेंटेन करना पड़ता था एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार, मतलब कैवेलरी मैन जो होते हैं ना, उसको एक स्पेसिफिक नंबर में बोला जाता था कि अगर इतना जितना बोला जाता है उतना ही उनको मेंटेन करके रखना पड़ता था। ये जो मनसबदार होते थे ये अपने कैवेलरी मैन मतलब घुड़सवार को एक तरह से रिव्यू के लिए लाते थे, उन्हें रजिस्टर करवाते थे और अपने हॉर्सेज को जो कि ब्रांडेड होते थे इनको दिखाते थे, और फिर इसके बदले में उन्हें जो है एक तरह से मनी पे किया जाता था एज अ सैलरी। ये जो मनसबदार थे ये अपना सैलरी जो लेते थे वो रेवेन्यू असाइनमेंट के रूप में लेते थे, जिसे जागीर बोला जाता था, जो कि एक तरह से हम बोल सकते हैं एकता की तरह ही था। लेकिन हमने देखा था कि एकता के केस में मुक्ति जो है उसको एडमिनिस्टर करते थे, लेकिन मनसबदार का काम एक तरह से एडमिनिस्टर करना नहीं था, और ना ही वो वहाँ रहते थे, मतलब जहाँ पर जो एकता उनको दिया जाता था। जो एकता था मतलब लैंड था, उससे उन्हें केवल जो है रेवेन्यू लेने से मतलब था, उसके अलावा उनका वहाँ कोई काम नहीं था। और इसको कलेक्ट करने के लिए वो अपने सर्वेंट को भेज देते थे, और कुछ पार्ट में जो है मनसबदार खुद जाके सर्व करते थे। अगर अकबर के शासन में हम देखें कि क्या मतलब एक तरह से अलग था इसमें, तो हम देखते हैं कि जागीर को काफ़ी केयरफुली जो है असेस किया जाता था। फिर जो है रेवेन्यू उतना ही रखा जाता था जितना उनका सैलरी होता था। लेकिन हम औरंगजेब के शासनकाल में देखते हैं कि ये ऐसा केस नहीं था। उस समय जो एक्चुअल रेवेन्यू था जो कलेक्ट होता था वो जनरली मतलब कम होता था, जो कि ग्रांट किया जाता था उन्हें। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस समय तक बहुत सारे जो है मतलब मनसबदार के नंबर बहुत ही बढ़ गए थे। इसका मतलब क्या होता था कि उन्हें बहुत ही लॉन्ग वेट करना पड़ता था ताकि वो नया जागीर एक तरह से मतलब जिसको भी जागीर मिलना है वो रिसीव कर सके।
हम देख रहे हैं कि इसी तरह से मांसादार के ज़्यादा होने के कारण जो है जागीर की कमी होने लगी, और इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे जागीरदार ने कोशिश करने लगे कि वो जितना ज़्यादा हो सके रेवेन्यू मतलब एक तरह से कलेक्ट करने लगे मतलब जो भी उन्हें जागीर मिलता था उससे वो कोशिश करते थे कि जितना हो सके वो एक तरह से कैप्चर कर ले, क्योंकि नया तो उन्हें मिल नहीं पाता था। अब औरंगजेब जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। अपने लास्ट के शासनकाल में हम देखते हैं कि वो कोशिश तो करता था लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता था, और इसके कारण क्या हुआ कि पेजेंट्री जो है बहुत ही ज़्यादा सफ़र की इस समय में। तो हम समझ गए मानसबदार का काम था एक तरह से कि मिलिट्री के लिए हमेशा तैयार रखना, एक तरह से घुड़सवार को एक तरह से तैयार रखना। लेकिन जागीरदार का क्या काम होता था, जनरली उनको जागीर मतलब लैंड से ही मतलब होता था। तो ये थोड़े से इनके डिफरेंस थे। अब हम बात करते हैं जब्त और जमींदार के बारे में। अगर हम बात करें कि मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था जो कि मुगल रूलर का एक तरह से अवेलेबल था, तो वो था टैक्स, जो कि वो लेते थे पिजेंट्री से, जो कि उनका प्रोड्यूस होता था। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर हम देखते हैं कि वो टैक्स पे करते थे रूरल एलाइट्स को, जो कि काफ़ी हेडमैन होते थे या उस एरिया के मतलब एक तरह से मुखिया होते थे। मुगल जो है इन लोगों के लिए एक ही टर्म यूज करता था, जमींदार, जो कि डिस्क्राइब करता था वो बिचौलिए, जितने भी बिचौलिए हों, चाहे वो लोकल हेडमैन हो विलेज के या फिर पावरफुल चीफ्टेन हो, उन सब के लिए ये जमींदार वर्ड यूज करता था। अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था जिसका नाम था तोदरमल, वो कैरी आउट करता था, अगर हम देखें तो एक सर्वे करता था क्रॉप यील्ड का, फिर प्राइसेस का, फिर कितने एरिया में ये है, और ये 10 साल के लिए करता था एक बार में। अगर हम एग्जांपल में देखें 1570 से 80 के बीच में हमें एक तरह से इसका हमें मिला है काउंट, और इसी डाटा के बेसिस पर जो है टैक्स को फिक्स किया जाता था प्रत्येक क्रॉप के लिए, और वो भी कैश में। प्रत्येक हम प्रोविंस को देखते हैं कि इसे डिवाइड कर दिया जाता था बहुत सारे रेवेन्यू सर्कल्स में, और प्रत्येक का एक शेड्यूल होता था जो डिसाइड करता था मतलब एक तरह से रेवेन्यू रेट इंडिविजुअल क्रॉप का। और ये जो रेवेन्यू सिस्टम था इसे जब्त बोला जाता था, और ये प्रिवेलेंट किस एरिया में था, उस एरिया में जहां पर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर एक तरह से सर्वे कर सके लैंड का, और साथ ही एक तरह से केयरफुल अकाउंट रख सके। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कुछ प्रोविंस में, जैसे कि गुजरात और बंगाल में। हम कुछ एरिया में देखते हैं कि जो जमींदार होते थे वो काफ़ी ग्रेट डील ऑफ पावर को एक्सरसाइज करते थे, और कितनी बार क्या होता था मुगल एडमिनिस्ट्रेटर जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे इन जमींदार को, और जिसके कारण जो है कितनी बार एक तरह से बगावत हो जाती थी। कभी कभी तो जो है जमींदार और पीजेंट जो होते थे सेम कास्ट के, वो आपस में मिल जाते थे और मुगल अथॉरिटी के खिलाफ बगावत कर देते थे। और ये जो पीजेंट्स रिवॉल्ट होते रहते थे ये एस्टेबिलिटी को चैलेंज करते थे मुगल एम्पायर के, और ये हमें एक तरह से 17वीं सेंचुरी के एंड में काफ़ी देखने को मिलती है। तो ये तो था जमींदार के बारे में। अब हम बात करेंगे अकबरनामा और एने अकबरी के बारे में। अकबर ने जो है ऑर्डर किया था अपने एक क्लोज फ्रेंड को, जो कि उसका कोर्टियर भी था, अबुल फैजल को, कि तुम हिस्ट्री लिखो उसके शासनकाल का। अबुल फैजल ने अकबर के शासनकाल को 3 वॉल्यूम में लिखा, और इसका नाम रखा, टाइटल क्या रखा, अकबरनामा। इसमें जो पहला वॉल्यूम था उसमें जो है उसने डील किया था अकबर के एंसेस्टर का मतलब पूर्वज के बारे में। सेकेंड वॉल्यूम में उसने रिकॉर्ड किया था इवेंट जो अकबर के शासन के काल के समय हुए थे, और जो तीसरा वॉल्यूम था उसे एने अकबरी बोलते थे। इसमें वो डील किया था अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का, हाउस होल्ड का, आर्मी का, रेवेन्यू का, और जो ज्योग्राफी था पूरे एम्पायर का। तो इन सब चीज़ों को उसमें एक तरह से उसने मेंशन किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसने जो है रिच डिटेल दिया था कि ट्रेडिशन और कल्चर कैसा है उस समय के लोगों का इंडिया में, ये भी उसने इसमें मेंशन किया था। इसमें अगर हम बात करें सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या था एने अकबरी का, वो था इसका रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल। इसने बहुत ही अच्छे से डिटेल दिया था कि कैसा मतलब इतना डाइवर्स जो क्रॉप था उसके बारे में बहुत ही अच्छे से स्टैटिस्टिक्स के द्वारा हमें बताया, यील्ड्स कितना होता था ये भी बताया, प्राइसेस कितने थे, वेजेस कितने थे, रिवेन्यू कितना था, इन सब को जो है वो स्टैटिस्टिकल डिटेल के द्वारा हमें बताया। तो इससे हमें काफ़ी अच्छे से उस समय के बारे में पता चलता है। तो ये तो था अकबरनामा के बारे में। अब हम बात करते हैं अकबर के पॉलिसीज के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें जितने भी ब्रॉड फीचर्स थे वो लेट डाउन किए गए थे किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, और ये एलाबोरेटली डिस्कस कहाँ किया गया है, अबुल फैजल के द्वारा जो बुक लिखा गया था अकबरनामा उसमें। और पर्टिकुलरली हमें जो हम लोगों ने देखा भी है कि लास्ट वॉल्यूम जो था, थर्ड वॉल्यूम, उसमें हमें एन अकबरी जो था उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि उसने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया था। अबुल फैजल ने मतलब एक्सप्लेन किया है कि एम्पायर को जो है डिवाइड किया गया था बहुत सारे प्रोविंसेस में, जिसे सूबाज बोलते थे, और इसको गवर्न कौन करता था, सूबेदार, जो कि कैरी आउट करता था बोथ पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन दोनों वो करता था। प्रत्येक प्रोविंस का अगर हम बात करें तो एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसे दीवान बोलते थे,
और मेंटेनेंस, जो अगर मान लीजिए पीस या ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर हम बात करें प्रोविंस में, सूबेदार जो होता था उसे सपोर्ट करते थे बहुत सारे और भी ऑफिसर्स। जैसे कि अगर हम बात करें तो मिलिट्री पे मास्टर, जिसे बख्शी बोलते थे, फिर से मिनिस्टर जो रिलीजियस और चैरिटेबल पैट्रोनेज के जो मिनिस्टर होते थे वो भी इनको मदद करते थे, जिसे सदर बोलते थे। इसके अलावा मिलिट्री कमांडर भी मदद करते थे, जिन्हें फौजदार बोलते थे। और इसके अलावा जो है एक टाउन पुलिस कमांडर भी होता था, जिसे कोतवाल बोलते थे। अकबर के जो नॉबल्स थे वो कमांड करते थे बहुत ही बड़े बड़े आर्मी, और उनको एक्सेस था बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू का। हम देखते हैं कि ये जो नॉबल्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते थे और वफादार होते थे, और यही कारण है कि जो एम्पायर है वो फंक्शन करता था बहुत ही इफिशिएंटली। लेकिन हम देखते हैं कि 17वीं सेंचुरी के मतलब कि अंत में हम देखते हैं कि ये नॉबल्स जो होते हैं अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और इनका जो लॉयल्टी होता था एम्पायर के प्रति वो धीरे धीरे मतलब कमज़ोर होने लगता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था 1570s के आसपास, तो उसने क्या किया कि डिस्कशन स्टार्ट किया रिलीजन पर। किसके साथ? उलामा के साथ, ब्राह्मणास के साथ, जीस्यूट प्रीस्ट के साथ जो कि रोमन कैथोलिक थे, और जोरास्ट्रियन के साथ। ये जो डिस्कशंस होते थे, ये डिस्कशन होते थे इबादत खाना में। अकबर जो है काफ़ी इंटरेस्टेड था रिलीजन में, और इसके अलावा जो है सोशल कस्टम जो होते थे डिफरेंट पीपल के, उसमें भी काफ़ी ये इंटरेस्टेड था। अकबर ने जब मतलब इंटरेक्शन किया लोगों से जो डिफरेंट फेथ के थे, तो वो रियलाइज़ किया कि जो रिलीजियस स्कॉलर होते हैं वो अक्सर जो है जोर देते हैं रिचुअल पर और डोगमा पर, और वे अक्सर क्या होते हैं? बाइगॉट्स होते हैं। रिचुअल का मतलब तो आप जानते ही होंगे। डोगमा की बात करें तो डोगमा एक स्टेटमेंट होता है या इंटरप्रिटेशन होता है जो कि डिक्लेयर किया जाता है कि ये अथॉरिटेटिव है, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसे लोग फॉलो करेंगे बिना कोई क्वेश्चन किए हुए। और अगर बाइगॉट्स की बात करें तो बाइगॉट्स एक इंडिविजुअल होता है जो कि इनटॉलरेंट होता है दूसरे पर्सन के रिलीजियस बिलीफ के लिए। मतलब कि वो अपना रिलीजन को तो बहुत अच्छा मानता है, लेकिन दूसरे रिलीजन को वो टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो अकबर ने ये रियलाइज़ किया कि ये जो रिलीजियस स्कॉलर होते हैं, इन्हें जो है रिचुअल और डोगमा को ये बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं कि बिना क्वेश्चन किए लोग फॉलो करें, और ये जो है दूसरे रिलीजन के प्रति इनटॉलरेंट है, मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते एक तरह से। और उसने रियलाइज़ किया कि उनके जो टीचिंग है ये डिवीजन क्रिएट करते हैं और डिसहार्मोनी लाते हैं लोगों के बीच में। और यही सब देख के जो है अकबर को आइडिया आया सुलह उल कुल का, जिसका मतलब होता था यूनिवर्सल पीस, मतलब सुलह ये कुल। तो यूनिवर्सल पीस का उसके मतलब कि दिमाग में एक तरह से आइडिया आया। ये जो सुलह कुल था, ये आइडिया जो था, ये आइडिया था टॉलरेंस का, जो कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा लोगों के बीच में जिनके रिलीजन अलग अलग हैं। इसके बदले ये फोकस करेगा सिस्टम ऑफ एथिक्स पर, जहाँ पर लोग ईमानदार होंगे, जस्टिस को मानेंगे, पीस को फॉलो करेंगे, और ये यूनिवर्सली अप्लीकेबल होगा सबके लिए। अबुल फैजल ने अकबर को हेल्प किया, मतलब कि विज़न कैसे गवर्नेंस करेंगे सुलह कुल के अराउंड। तो उसने एक तरह से हेल्प किया, ताकि हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेम करते हैं विज़न, ताकि हम गवर्नेंस करेंगे अच्छे से और इसको फैलाएंगे। ये जो प्रिंसिपल था गवर्नेंस का, ये फॉलो किया गया जहांगीर के द्वारा भी और शाहजहां के द्वारा भी। तो ये तो अकबर का था सुलह कुल, जिसके थ्रू उसने कोशिश किया कि वो यूनिवर्सल पीस लाए, लोगों में जो अलग अलग धर्म फॉलो करते हैं उनके बीच में दूरियां मिट जाए। तो ये उतना मतलब कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके जाने के बाद जो है उसके बेटे ने कुछ तो फॉलो किया, लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे मुगल एम्पायर जो है 17वीं सेंचुरी में और उसके बाद का क्या हुआ। तो हम जानते ही हैं कि मतलब मुगल्स के काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री इफिशिएंसी उनमें बहुत ज़्यादा थी, और यही कारण है कि उनमें बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी आया। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो हुए ये बोलते थे कि ये लैंड ऑफ वेल्थ है, लेकिन इसके साथ ये भी बताते थे कि साइड बाय साइड पॉवर्टी भी है यहाँ पर, मतलब कि गरीबी, और ये जो इनइक्वालिटी है ये साफ साफ देखने को मिलता था। जो हमें डॉक्यूमेंट मिले हैं 20वें साल का, मतलब कि शाहजहां के रूल का, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि हाईएस्ट रैंकिंग जो थे मनसबदार के, वे मतलब अगर बात करें तो टोटल 445 नंबर में थे, और टोटल 8000 में से इसका मतलब 8000 में से मात्र 445 ही थे जो हाई रैंकिंग के थे। और अगर हम बात करें कि ये रेवेन्यू कितना लेते थे, तो ये नंबर में तो मात्र अगर हम बात करें तो लगभग एक तरह से 5.6% के आसपास थे, लेकिन ये रेवेन्यू कितना लेते थे, लगभग 61.5%। तो हम साफ देख सकते हैं कि कितनी इनइक्वालिटीज़ थी। ये जो मुगल एम्पायर होते थे और उनके जो मनसबदार होते थे, ये बहुत सारा पैसा जो है वो सैलरीज पर और गुड्स पर खर्च कर देते थे, और ये जो खर्च करते थे अगर हम बात करें तो ये बेनिफिट देता था किसको, आर्टिसंस को, पिजेंट्री को, जो इन्हें सप्लाई करते थे गुड्स और प्रोड्यूस।
लेकिन अगर हम देखें कि स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो बहुत ही कम था इन्वेस्टमेंट में। मतलब कि एक तरह से हम देखें तो ये लोग टैक्स तो लेते थे लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम करते थे, और यही कारण है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो था उनके पास भी कम बचता था इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो गरीब होते थे वो टैक्स देने के बाद इतना कम बचता था उनके पास कि वो एडिशनल रिसोर्सेज ला ही नहीं पाते थे ताकि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। और इन सब में जो बहुत ही ज़्यादा अमीर पेजेंट्री थे या आर्टिसन ग्रुप थे या मर्चेंट या बैंकर, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे इस मतलब कि पूरी दुनिया में। चूंकि मुगल एलाइट के पास बहुत ही ज़्यादा वेल्थ था, बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज था, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे अगर हम बात करें 17th सेंचुरी में। जैसे जैसे हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर का जो है अथॉरिटी धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, इनके जो सर्वेंट होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होने लगते हैं और जो है अपने रीजन का एक तरह से केंद्र हो जाते हैं, और वे जो है नया डायनेस्टीज बनाते हैं और जो है कमांड करते हैं प्रोविंस को, जैसे कि हैदराबाद ले ले या अवध ले ले। तो ये जो है अलग तरीके से एक तरह से कमांड करते हैं। हाँ, वो अपने आप को एक तरह से इंडिपेंडेंट घोषित नहीं करते हैं, लेकिन पूरा कंट्रोल जो होता है वो मुगल का नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी तक वो लोग जो है एक तरह से रूल करते हैं। वे जो है रिकॉग्नाइज करते हैं मुगल एम्पायर को इन दिल्ली में अपना मास्टर, लेकिन कभी भी जो है पूरा कंट्रोल जो है उसको नहीं देते हैं, और इंडिपेंडेंटली जो है वो अपना पॉलिटिकल आइडेंटिटीज रखते हैं और साथ में जो डिसीजन उन्हें लेना होता है वो लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमें इतना ही जानना था। जाने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हमें एक्स्ट्रा क्या जानना है। तो आज हम जानेंगे किंग और क्वीन के बारे में। और कहाँ के किंग और क्वीन के बारे में बात करेंगे, तो ऑटोमन टर्की के किंग और क्वीन के बारे में हम बात करेंगे। तो हम जैसा कि जानते ही हैं कि 16th सेंचुरी में बहुत सारे ग्रेट मोनार्क थे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। इन्हीं में से एक रूलर था ऑटोमन टर्की का, जिसका नाम था सुल्तान सुलेमान, जो कि रूल किया था 1520 से लेकर 1566 तक। इसके रूल में ऑटोमन स्टेट जो है वो एक्सपैंड किया यूरोप में, फिर हंगरी को सीज कर लिया, फिर ऑस्ट्रिया को बिसीज कर लिया। बिसीज मतलब होता है कि घेर लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका आर्मी ने बगदाद और इराक को भी सीज कर लिया था, मतलब कि एक तरह से कंट्रोल कर लिया था। अगर हम बात करें इसका अथॉरिटी, तो नॉर्थ अफ्रीका से लेके मोरक्को तक सभी लोग जो है ऑटोमन अथॉरिटी को एक तरह से एक्नॉलेज करते थे, मतलब मानते थे। सुलेमान ने इसके अलावा जो है ऑटोमन नेवी को भी फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया था। चूँकि इसका नेवी का जो है अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डोमिनेशन हो गया था ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, और यही कारण है जो ये कंपटीशन में आ गया स्पेन के साथ। इसका जो नेवी है वो अरेबियन सी में चैलेंज कर दिया पुर्तगीज़ को। इस मोनार्क को जो है टाइटल दिया गया अल कनूनी, मतलब अल कनूनी बोले क्योंकि लॉ गिवर, मतलब इसके राज्य में अगर हम बात करें तो बहुत सारे रेगुलेशन पास हुए थे। इसलिए इतने सारे अगर हम बात करें रेगुलेशन क्यों पास किए गए थे, ताकि ये स्टैंडर्डाइज करना चाहता था अपने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्यूर है, ताकि जितना भी जहाँ भी एम्पायर इसका फैला हुआ है सब जगह जो है एक जैसा है शासन व्यवस्था हो। इसके अलावा जो है इसकी कोशिश हमेशा रहती थी कि ये पेजेंट्री को एक तरह से प्रोटेक्ट करे, उन्हें फोर्स लेबर में ना जाने दे, और साथ में जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उनके ऊपर टैक्स लगते रहता है वो ना लगे। बाद में जब 17th सेंचुरी में उसका पब्लिक ऑर्डर जो है डिक्लाइन किया, ऑटोमन अगर हम डोमेन का बात करें, तो जो रिग्न था, मतलब कि जो सुलेमान कानूनी का एक तरह से पूरा शासनकाल था, उसको रिमेंबर किया जाने लगा आइडियल गवर्नेंस के लिए। तो ये तो था सुल्तान सुलेमान के बारे में हम लोग को कुछ जानना था, जो हम लोगों ने जान लिया। इसके साथ ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और मैं आपसे मिलता हूँ अब चैप्टर 5 के साथ। अगर आपको कोई और चीज़ इसमें जानने में या समझने में परेशानी हुई होगी तो आप क्वेश्चन में डाल सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो लाने का उत्साह बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।